एवरीवन, सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी से। सेल्स या टिश्यूज को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या हार्मफुल सब्सटेंसेस बने हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस बने हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालना होता है हमें। क्यों? जिससे कि टिश्यू या सेल अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। इसके लिए हमें इफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत होती है, यानी कि हमें कोई मीडियम चाहिए जो यहाँ से ये सब कुछ ले आए और जो भी हमें निकालना है वो बाहर निकाल दे। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, इनमें होता है ये मीडियम वाटर। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ये मीडियम वाटर नहीं होता है, वो होते हैं स्पेशल फ्लूइड, जैसे कि ब्लड। ब्लड होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेशल फ्लूइड जो कि मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और लिम्फ सर्टेन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड जिसमें कि 90 से 92% तक वाटर होता है। 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। मिनरल होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। अगर प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो बचता है सीरम। यहाँ पे 3 मेजर प्रोटीन्स दिए गए हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन हेल्प करता है क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, एल्बुमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में और ग्लोबुलिन का वर्क होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले दिया गया है इरिथ्रोसाइट। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, यानी कि ब्लड में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। हेल्दी एडल्ट मैन में 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होंगे 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी। इनका फॉर्मेशन होता है एडल्ट में रेड बोन मैरो में। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका शेप होता है बाइकॉनकेव। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी का कलर होता है रेड। अब ये रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि रेड कलर का होता है और इसमें होता है आयरन। इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। 100 ml ब्लड में होता है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। दूसरे हैं हमारे ल्यूकोसाइट, इन्हें हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ये कलरलेस होते हैं, मतलब कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियस होता है। 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होंगे। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल होंगे और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें कि ग्रेन्यूल नहीं होंगे। ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास आते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यहाँ पे 2 टाइप्स के दिए गए हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3%, बेसोफिल्स होते हैं 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65%। सबसे ज्यादा यही होते हैं। मोनोसाइट होते हैं 6 to 8%, लिम्फोसाइट होते हैं 20 to 25%। अब हम इसमें देख लेते हैं न्यूक्लियस कैसा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हेड फोन शेप न्यूक्लियस है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, यानी कि इसके न्यूक्लियस में कई सारे लोब्स बने होते हैं। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है राउंड। इओसिनोफिल्स का काम होता है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने में और ये एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। बेसोफिल 3 सब्सटेंसेस रिलीज करता है, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, और ये इन्वॉल्व होता है इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसिटिक होते हैं। लिम्फोसाइट का रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करने में। थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है थ्रोम्बोसाइट। ये बोन मैरो की स्पेशल सेल्स जिसे हम कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, इनके फ्रेगमेंट से बनता है, यानी कि जब मेगाकैरियोसाइट्स टूटते हैं तो बनता है प्लेटलेट। 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। इनके रिडक्शन से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लड ग्रुपिंग दी गई है 2 टाइप्स की, एबीओ ग्रुपिंग और आरएस ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग में आरबीसी पर 2 सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी। या तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं या तो ये एब्सेंट हो सकते हैं। इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है। एंटीजन वो केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। प्लाज्मा में 2 नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन होती है जो कि इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनी है।
किसी का ब्लड ग्रुप है ए तो उसकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी तो उसके आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। इसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम होगा ओ। अगर इसका ब्लड ग्रुप था ए और इसकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में उसका अलग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा एंटी बी एंटीबॉडी। क्योंकि अगर ये इसी का उल्टा होता, अगर ये होता एंटी ए एंटीबॉडी तो ये दोनों तो आपस में खत्म हो जाते, इसीलिए उसका उल्टा है। यानी कि अगर यहाँ से बी ब्लड ग्रुप डाला जाएगा तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये एंटीबॉडी उसे मार देगा। इसीलिए अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर एंटीजन है बी तो एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं होगी और अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर ब्लड ग्रुप है ए तो इसको ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है और ओ क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है। बी को ये एंटी बी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा और ए बी को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे बी और ओ तो दे सकता है लेकिन ए वाला नहीं दे सकता है और ए बी वाला नहीं दे सकता है। ए बी में सभी दे सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो किसी के पास कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी कि इसे सिर्फ ओ ही दे सकता है। ओ इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है और इसे भी दे सकता है, यानी कि ओ है यूनिवर्सल डोनर। दूसरी है हमारी आरएच ग्रुपिंग। आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम कहते हैं आरएच एंटीजन। अगर ये किसी में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे आरएच पॉजिटिव, अगर ये किसी में नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे आरएच नेगेटिव। इसका नाम आरएच क्यों है? क्योंकि ये एंटीजन सिमिलर होता है रीसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के, इसीलिए रीसस से हमने उठा लिया आरएच। ये लगभग 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है। हमने देखा था एबी ब्लड ग्रुपिंग में जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी थे वो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट थे। मान लिया कि पॉजिटिव वाला ब्लड इसके नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तब ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और तभी ये इसके लिए एंटीबॉडी बनती है, पहले से प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। इनकम्पैटिबिलिटी होती है मिसमैचिंग। ये एक प्रेग्नेंट मदर है जो कि आरएच नेगेटिव है, एक फीटस है जो कि आरएच पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों ब्लड सेपरेट रहेंगे प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे कि मान लिया ये मदर का ब्लड है नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले के कांटेक्ट में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फीटस वाला यहाँ पे थोड़ी नहीं जा रहा है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा फीटस का ब्लड मदर के नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, और पहले हमने देखा है कि अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के कांटेक्ट में आ जाए तो नेगेटिव वाले में एंटीबॉडी बनने लगती है, तो मदर यहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडी बना लेगी, तो यहाँ पे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और अभी मदर जो है ये तो आरएच नेगेटिव ही है और इसके पास अब एंटी आरएच एंटीबॉडी आ गई है। कैसे आ गई है? फर्स्ट प्रेगनेंसी के थ्रू। और ये जो फीटस है वो है आरएच पॉजिटिव, तो मदर का ब्लड तो यहाँ पे जा सकता है, तो इससे क्या होगा, ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे क्या होगा, सीवियर एनीमिया जॉन्डिस की कंडीशन देखी जाएगी, यानी कि ये एक फेटल कंडीशन है और इसे ही हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो दिक्कत क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे एंटीआरएच एंटीबॉडी बन गई थी, तो हम ऐसा करेंगे कि एंटीआरएच एंटीबॉडी जहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे बनी थी ना, तो यहाँ पे इसे बनने ही नहीं देंगे। कैसे? जब डिलीवरी के टाइम पे ये फीटस का ब्लड इसके कांटेक्ट में आया था तभी तो बनी थी, इसीलिए हम अपनी तरफ से बनाकर एंटी-आरएच एंटीबॉडी आर्टिफिशियली बनाकर इनके अंदर डाल देंगे, जिससे कि इनकी बॉडी में ये वाली एंटीबॉडी बन ही ना पाए। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास होती हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ। लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यूज के पास। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस भी चले जाते हैं। अब ये टिश्यूज से एक्सचेंज कैसे करते हैं? आर्टरी, आर्टरियोल्स, इन सभी में बढ़ता है एयोर्टा और बाद में जाकर ये कैपिलरीज में बढ़ जाता है। तो यहाँ से सीधा ब्लड नहीं जाता, एक फ्लूइड निकल के जाता है जिसे हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि टिश्यू के सेल्स के बीच में जाकर ये एक्सचेंज करवाता है। अब इसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे जैसे कि लिम्फोसाइट, और इसमें लार्जर प्रोटीन नहीं होगा, यानी कि ब्लड माइनस
लार्जर प्रोटीन माइनस मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा की तरह। इसने एक्सचेंज कर लिया, इसने अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, हॉर्मोन्स है, जो भी इसे देना था टिश्यूज को यहाँ पे पहुंचा दिया। अब यहाँ से वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी लेके जाना है, तो ये टिश्यू फ्लूइड चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में और बाद में डाल दिया जाता है मेजर वेन्स में। जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है तब हम इसे टिश्यू फ्लूइड को ही कहने लगते हैं लिम्फ फ्लूइड, जो कि प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसे ही हम कहते हैं लिम्फ। ये कलरलेस होता है और इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन इन सभी चीजों का। और इंटेस्टाइनल विलाई में ये लैक्टेल प्रेजेंट होते हैं जिनमें फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी लिम्फ के थ्रू ही होता है। सर्कुलेटरी पाथवेज यहाँ पे दो तरीके के दिए गए हैं, ओपन और क्लोज। ओपन वाले में दिया गया है कि हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो लार्ज वेसल्स में पंप होगा, फिर उसके बाद ये ओपन स्पेसेस जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस, वहां पे चला जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का का दिया गया है, लेकिन अगर हम सारे एग्जाम्पल देखें तो हम याद कर सकते हैं उसे एंथे से। ए फॉर यही आर्थ्रोपोडा, एन फॉर होगा नॉन सिफेलोपोड मोलस्का, ए फॉर ट्यूनिकेटा, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा और ई फॉर इकाइनोडर्मेटा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी ओपन स्पेस नहीं होता है, हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स में। और एडवांटेजेस होता है क्योंकि ब्लड फ्लो को इसमें प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल्स एनेलिडा और कॉर्डेटा। सभी वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। इनका हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, फिर वो ऑक्सीजनेट होता है गिल्स के थ्रू, फिर वो ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स के पास और फिर यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेट होकर चला आता है दोबारा से इसी हार्ट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एलिगेटर, राइट एट्रियम में बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? गिल्स, लंग और स्किन से, दोनों मिल जाते हैं इस वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से यही मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एव्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर में। यहाँ पे 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें आता है ब्लड वेस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट और नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स बना होता है कार्डियक मसल्स का। ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में और ये बिटवीन लंग्स प्रेजेंट होता है। ये स्लाइटली टिल्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट और इसका साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट के जितना, यानी कि बंद मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है। प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग में जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इसमें होते हैं 2 एट्रिया जो कि स्मॉलर होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ये थिकर होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया। एट्रिया के बीच में थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वॉल होती है जो कि थिक होती है और इसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होती है जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये थिक फाइबरस टिश्यू की बनी होती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें ओपनिंग भी दिख रही है। इस ओपनिंग में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। राइट की तरफ होता है ट्राइकस्पिड वेल्व में कि 3 फ्लैप्स या कस्प्स होते हैं और लेफ्ट की तरफ होता है बाइकस्पिड वेल्व या इसे ही मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। अब हमें पता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी को एयोटा के थ्रू, तो यहाँ पे सेमी लिनर वेल्व प्रेजेंट होती है एयोटा की ओपनिंग पे। उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेट होने के लिए ब्लड जाता है जो की जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, तो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे भी सेमी लिनर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स प्रिवेंट करते हैं किसी भी तरह के बैक फ्लो को, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को पंप होने में हेल्प करते हैं। हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से और इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसे हम कहते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू का काम होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल को बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जनरेट कर सकता है, इसीलिए हम हार्ट को कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसका नंबर पर मिनट वेरी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि नोडल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो नोडल टिश्यू का एक पैच प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में जिसे हम कहते हैं एसे नोड।
ये मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेसमेकर। हार्ट बीट होती है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इसका हम एवरेज ले लेते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। दूसरा पैच प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड। एवी नोड से एक बंडल निकलता है जिसे हम कहते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज। ये यहाँ से निकलकर इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करके जाता है और निकलता कहाँ पे है, इमर्ज होता है इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। ये यहाँ पे जाकर इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। अब ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आगे जाकर पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में इस तरीके से फैल जाती हैं माइन्यूट फाइबर्स में, जिसे हम कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, तो एक बीट होगी 0.8 सेकंड में और एक बीट को ही हम कहेंगे एक कार्डियक साइकिल। अगर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हो रहा है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से कि 0.1 सेकंड में होगा एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, 0.3 सेकंड में होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये 0.4 सेकंड में होगा ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, जिसमें कि सारे चैम्बर रिलैक्स करते हैं। इसमें एवी वेल्व्स ओपन होते हैं, तो सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं, ये क्लोज होते हैं। तो इसमें वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये एट्रियम में भर रहा होता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के, और जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इस वाले एट्रियम में भर रहा होता है बिना किसी प्रेशर के। फिर उसके बाद एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिससे कि एट्रिया जो है सिस्टोल करने लगते हैं। अब जब एट्रिया सिस्टोल करते हैं तो जो नॉर्मल ब्लड आ रहा था इस तरीके से, यहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड आ रहा था तो एट्रिया सिस्टोल करेंगे तो ये 30% से बढ़ जाएगा। उसके बाद में होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होगा, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था जो कि अब जाएगा एवी नोड तक, फिर एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल तक, फिर ये पुर्किंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाएगा। जब ये वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैलेगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया जो है अपना रिलैक्स कर रहे होंगे, सिर्फ जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल कर रहे होंगे। अब ये जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे होंगे तो ये ब्लड दोबारा से एट्रिया में ना चला जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो एवी वेल्व होंगे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, इन्हें क्या बंद कर देंगे। और अब ये वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो ये ब्लड कहीं पे जाना भी तो चाहिए, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और एयोटा में जाएगा। इस वाली कंडीशन में जहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है वहां पे सेमी ल्यूनर वेल्व ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एवी वेल्व क्लोज हुए थे क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था। साउंड आती है जिसे हम कहते हैं लब, और यहाँ पे हमने देखा कि अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर चुके होंगे उसके बाद में सेमी ल्यूनर वेल्व भी क्लोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक साउंड आएगी डब। इन दोनों साउंड्स का क्लिनिकल डायग्नोसिस में सिग्निफिकेंस होता है। कार्डियक साइकिल हमने देखा था 0.8 सेकंड में हो रही है, यानी कि एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे, 72 कार्डियक साइकिल होंगे। और कार्डियक साइकिल में क्या होगा, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों का होगा। कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल जितना भी ब्लड पंप करेगा, कितना करता है, 70 ml ब्लड पंप करता है, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से तो हमें मिल जाता है कार्डियक आउटपुट, यानी कि हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट क्या है, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये होता कितना है, 5000 ml। तो ह्यूमन बॉडी जो है हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इन सभी को क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। कार्डियक आउटपुट एथलीट का ज्यादा होता है नॉर्मल ह्यूमन से। ईसीजी में यहाँ पे जो पी का साउंड दिया गया है तो ये किस में होता है, कार्डियक अरेस्ट में होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो कि यूज होती है टू गेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि एक ग्राफ है। कार्डियक साइकिल में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट करेगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इसमें हमें 3 लीड की जरूरत होती है, जिसमें कि 2 लीड एक एक रिस्ट पे लगा देते हैं और तीसरी लीड लगा देते हैं इस लेफ्ट एंकल पे। अगर हमें डिटेल्ड इवेल्युएशन करना है हार्ट की एक्टिविटीज का तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल लीड लगा देंगे चेस्ट रीजन। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में ही पढ़ेंगे। PQRST ये सब कुछ दिया हुआ है। ईच पीक रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। P वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रिया की डीपोलराइजेशन को, जिससे कि एट्रियल सिस्टोल होता है। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है
वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को, जिससे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्टार्ट होता है शॉर्टली आफ्टर क्यूवेम। अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे तो हमें हार्ट बीट रेट का पता चल जाएगा। टी वेव रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट और एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ सिस्टोल को। डिफरेंट इंडिविजुअल में अगर हम सेम लीड कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो हमें रफली सेम ईसीजी प्राप्त होगा। अगर वो ईसीजी कुछ डेविएशन दिखा रहा है तो वो क्या है, पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जिसको हम पता कर सकते हैं आगे। ब्लड वेसल्स में आती हैं आर्टरी और वेन। आर्टरी वेन में 3 लाइनिंग होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल विद इलास्टिक फाइबर। और ट्यूनिका इंटरना बनी होती है स्क्वामस एंडोथेलियम की। वेन में जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अयोटा आगे बढ़ जाता है आर्टरी आर्टेरियोल्स में, और आगे जाके ये बढ़ जाता है कैपिलरीज में, जहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज के आगे होते हैं वेन्यूल्स, वेन्स, और फिर आगे होती है वेना केवा। वेना केवा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो ये जाता है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 तरीके के सर्कुलेशन हो रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड गया था, पल्मोनरी वेन से आया था, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा वाला जिसमें कि डॉर्सल अयोटा से ब्लड गया था बॉडी पार्ट्स में और फिर वहां से आया था वेना केवा से, तो इसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन हेल्प करता है कि बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंच सके। हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज का रेगुलेशन हार्ट खुद से कर लेता है, इसीलिए लिखा गया है रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, या फिर ऑटो रेगुलेटेड होती है एक्टिविटीज, इसीलिए हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक। और ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें नोडल टिश्यू होता है जिसको किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। इसके अलावा मेड्यूला ऑब्लंगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कि एएनएस के थ्रू कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस 2 तरीके से काम करता है। सिंपैथेटिक से काम करेगा तो ये फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशंस में वैसे काम करता है, जिसमें हार्ट बीट को ये ज्यादा कर देगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा कर देगा, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये एकदम उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ये हार्ट बीट को कम कर देगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कम करेगा, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब हम देख लेते हैं डिसऑर्डर्स। पहला है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 mmHg होता है सिस्टोलिक प्रेशर, या फिर इसे ही हम कहते हैं पंपिंग प्रेशर। और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर इसे ही हम कहेंगे रेस्टिंग प्रेशर। तो अगर रिपीटेड चेक्स में 140/90 या फिर इससे ज्यादा हो जाए प्रेशर, तो इसे ही हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ये हार्ट डिसीज हो सकती है और ये वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन और किडनी। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या इसे ही हम कहते हैं कैड, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पंप करती हैं, अगर उनमें कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबरस टिश्यू, इन सभी का डिपोजिशन हो जाए तो उसकी ल्यूमेन छोटी हो जाएगी, उसे ही हम कहते हैं कैड या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में। इसके सिम्टम होते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। ये कंडीशन इस वजह से होती है, जैसा कि हमने पहले देखा कि ऐसी कंडीशन जिससे कि ल्यूमेन छोटा हो जाए, ऐसी वाली कंडीशन कौन थी, कैड। इसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि ये देखा जा रहा है एक्यूट चेस्ट पेन। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के मसल्स को सही से ब्लड सप्लाई ना हो, जिससे कि इसकी मसल सडनली डैमेज कर जाती है। हार्ट फेलियर को समटाइम्स हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसका मेन सिम्टम होता है कंजेशन ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है कि हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता जितनी बॉडी की नीड होती है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।